आप देख रहे हैं सबसे पहला जलालुद्दीन, ये सब इंस्पेक्टर, ये पूर्व दरोगा रहे, रिटायर्ड दरोगा, ये अतहर परवेज, इन सब ने मिलकर एक डॉक्यूमेंट तैयार किया 2047, अब से 25 साल बाद, जब हिंदुस्तान आजादी का शताब्दी मना रहा होगा। आजादी की शताब्दी यानी 1947 में हम आजाद हुए, तो 2047, अगली तस्वीर दिखाई, 2047 में इन्होंने हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र बनाने की तैयारी कर ली। और ये डॉक्यूमेंट है, पहली तस्वीर दिखाई है डॉक्यूमेंट की पहली तस्वीर, वो जो डॉक्यूमेंट है ये आप देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट 2047, इंडिया 2047 आपने लिखा है, ये वो डॉक्यूमेंट है। फुल स्क्रीन लीजिए और देखिए रेड पड़ी, तो रेड के बाद पोस्टर जो मिले हैं वो आप देख रहे हैं, एनडीएसडीपीआई के जो पोस्टर हैं वो आप देख रहे हैं कि तो कैसे, किस तरह से आखिर 4 चरणों में हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तैयारी है, 4 चरणों में। तो देखिए तैयारी है, ये सब जो चीजें मिली हैं उनके घर से, यही वो फाइल भी मिली है। फास्ट आइए प्लीज, यही वो ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं। 4 स्टेजेस हैं, हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के 4 तरीके हैं। कैसे 2047 तक मुस्लिम समुदाय के पास सत्ता होगी, इस डॉक्यूमेंट में लिखा है। जीत के लिए बहुसंख्यक होने की जरूरत नहीं है, यानी हिंदुस्तान में बहुसंख्यक हो इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ 10%, 10% मुस्लिमों को साथ लाने की जरूरत है, यह इसका हिस्सा है। 10% मुस्लिम बहुसंख्यकों को घुटने के बल ला देंगे, यह इसमें लिखा हुआ है। 4 चरणों में इस्लामिक शासन का पूरा सपना हो जाएगा, 4 चरणों में। देखिए अब एक एक चरण दिखा रहा हूं। पहला चरण क्या है? पहला चरण यह है कि पहले पीएफआई के झंडे के नीचे मुस्लिमों को एकजुट करेंगे, उसके बाद मुस्लिमों को हथियार चलाने का प्रशिक्षण देना होगा। फिर दूसरा चरण आ जाएगा, ये 2 फेज हो गए, मुसलमानों को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दे लिया, ट्रेंड हो गए। अब क्या होना है? हिंसा का सीमित इस्तेमाल किया जाएगा दूसरे चरण में, हिंसा के जरिए बहुसंख्यकों को आतंकित कर दिया जाएगा। उसके बाद अच्छे सिपाही को बम चलाने की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। इरादे को छिपाने के लिए राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल करें। समझिए अब कहां कहां अचानक राष्ट्रीय ध्वज निकल आते हैं, यहां से भी आपको कनेक्ट करना होगा। कार्यपालिका और न्यायपालिका में घुसपैठ करना होगा, यह दूसरे चरण में। ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटानी होगी, यह भी इसमें लिखा है। अब शुरू होगा तीसरा चरण। इस तीसरे चरण में क्या है? एससी, एसटी और ओबीसी से गठजोड़ करना होगा। उसके अलावा आरएसएस और पिछड़े वर्ग में दरार पैदा करनी होगी, यानी आरएसएस पिछड़े वर्ग से दूर हो जाए। आरएसएस को स्वर्ण जातियों के पक्षधर के तौर पर दिखाए, जैसे अभी दिखाने की कोशिश होती है बहुत से लोगों के जरिए कि आरएसएस जो संगठन है ये केवल सवर्णों का संगठन है, उच्च जाति का संगठन है, ऊपरी अगली जातियों के साथ खड़ा होता है। उसके बाद तीसरे चरण में सेक्युलर पार्टियों को भी बदनाम करना होगा, यह भी शामिल। मुस्लिमों और एससी, एसटी, ओबीसी की अपनी एक पार्टी बनानी होगी तीसरे चरण में। इसी चरण में हथियारों का स्टॉक भी बढ़ाना है, इसी चरण में शुमार। अब आया सबसे आखिरी इंपॉर्टेंट चौथा चरण, इसमें है पीएफआई की अहमियत बढ़ानी होगी। कैसे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की इंपॉर्टेंस बढ़ाई जाए? पीएफआई को मुस्लिमों का निर्विवाद संगठन बनाना होगा, यानी सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी पीएफआई की हो, अन्य इस्लामिक संगठन किनारे किए जाएंगे। 50% एससी, एसटी, ओबीसी का भी विश्वास हासिल करेंगे, और उसके बाद तब राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता हासिल करना आसान होगा, यानी मकसद सत्ता हासिल करना। सत्ता के बाद सरकारी तंत्र में अपने लोगों को भेजना होगा, यह शामिल है। ये 4 चरण हो गए। अब इसके बाद आगे क्या होगा यह आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ऐसा करते, लेकिन उससे पहले कैसे पूरी साजिश बेनकाब हो गई, आइए मैं आपको दिखाऊं। पीएफआई की साजिश का हिस्सा ये देखिए, ये पीएफआई के जो झंडे, इस तरह के झंडे बरामद हुए हैं पीएफआई के रेड में। ये झंडे आप देख रहे हैं, पुलिस ने रेड की तो बहुत सी सामग्री मिली है, बाकायदा कंप्यूटर मौजूद था, आप देख रहे हैं, और ये झंडे छपवा कर रखे गए थे पीएफआई के। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं, और ये देखिए फुल स्क्रीन जरा लीजिए, इनमें तस्वीरें देखिए। तीस्ता सीतलवाड़ जेल में, मोहम्मद जुबैर जेल में, उन लोगों के पोस्टर छपवाए गए, उन लोगों की तस्वीरें रखी गई थी छपवाकर जो जेल में। क्यों जेल में है? तीस्ता सीतलवाड़ जेल में है नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा में। मोहम्मद जुबैर जेल में है क्योंकि हिंदुओं की भावनाएं भड़काने में, और उसके साथ खड़ा कौन है? ये पीएफआई। आइए अब मैं आपको बताऊं इन 4 चरणों के बाद आगे की तैयारी क्या है, ये आपको बताता हूं। आइए 4 चरणों के बाद आगे की जो तैयारी है वो देखिए जरा, कैसे अब आगे क्या करना है इन्हें। बाहर की इस्लामिक ताकतों से मदद ली जाएगी, यानी अब 4 चरण पूरे हो गए। सत्ता में अपने लोग हैं और एडमिनिस्ट्रेशन में अपने लोग हैं, अब बाहर के मुल्कों से मदद ली जाएगी। इस्लामिक सिद्धांतों पर नया संविधान लेकर आया जाएगा, सभी विरोधी ठिकाने लगा दिए जाएंगे, युवाओं में कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया जाएगा, और हर घर में पीएफआई की पहुंच बढ़ाई जाएगी। हर घर से एक व्यक्ति की पीएफआई में भर्ती की जाएगी। स्वस्थ लोग स्वस्थ राष्ट्र अभियान की आड़ में हम काम करेंगे। मुस्लिम बहुल इलाकों में जमीनों का अधिग्रहण किया जाएगा और संघ परिवार के खिलाफ कदम उठाए जाएंगे।
संघ के नेताओं के खिलाफ सूचना जुटाई जाएगी और दूसरे इस्लामिक देशों की भी मदद ली जाएगी। तुर्की के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित किए गए हैं और अन्य इस्लामिक देशों के साथ दोस्ती बढ़ाई जाएगी। ये सारी चीजें इस दस्तावेज में शामिल हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं, जो इसको अंजाम देने वाले थे वही शिकंजे में आ गए। कौन है वो लोग, उनकी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए जरा, ये है एक गिरफ्तार हुआ है दानिश। आज पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है दानिश को। यह गिरफ्तारी बड़ी मानी जा रही है। गजवाए हिंद से जुड़ा हुआ था यह दानिश। मैं आपको बताऊं लेकिन इसकी आगे की तैयारी क्या थी, इसकी आगे की तैयारी क्या थी दानिश की, और गजवाए हिंद क्या है, इसकी मंशा क्या है, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि यह बेवजह नहीं है। इस्लामिक राष्ट्र और इस्लामिक राष्ट्र के साथ गजवाए हिंद, गजवाए हिंद है भारत पर कब्जे के लिए की गई लड़ाई, हिंदुस्तान पर कब्जे की लड़ाई, इस्लाम के विस्तार के लिए किया गया युद्ध है। गली गली में इस्लाम का परचम लहराना इसका मकसद है और गजवाए हिंद कट्टरपंथियों का दरअसल पुराना ख्वाब रहा है। अब जरा सुनिए एसएसपी मानवजीत सिंह क्या कह रहे हैं दानिश की गिरफ्तारी के बाद। जो गिरफ्तार अभियुक्त है उसका नाम है मरगूब अहमद दानिश, पुकारू नाम ताहिर है, पिता का नाम सैफुद्दीन। ये मुनीर कॉलोनी फुलवारी शरीफ का रहने वाला है। मूल रूप से ये लोग चंदौती थाना गया के रहने वाले हैं, लेकिन काफ़ी देर से फुलवारी शरीफ थाना में बसे हुए हैं। वर्ष 2006 से लेकर 2020 तक जो गिरफ्तार अभियुक्त है ये दुबई में यूनाइटेड अरब अमीरात में काम करता था और 2020 के बाद ये लॉकडाउन के बाद यहीं पे फुलवारी शरीफ में परमानेंटली वापस आया है। आइए अब आपको बताता हूं, ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, एक चैट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। वो चैट आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि ये लोग क्या साजिश रच रहे थे। देखिए जरा, ये आपके सामने आ गया है मोबाइल में जो चैट किया गया उसके बगल में मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूं। उस स्क्रीनशॉट को ध्यान से देखिए, क्या लिखा है इसमें, क्या लिखा है ये भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले अंदर की चीज दिखाऊं। लिखा है गिरफ्तारी के बाद दानिश के मोबाइल की बाकायदा जांच हुई जिसको पकड़ा गया है। दानिश 2 व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ था। दानिश गजवाए हिंद ग्रुप से जुड़ा हुआ था। इसके साथ ही गजवाए हिंद एक कट्टरपंथी ग्रुप है। इस व्हाट्सएप ग्रुप में 181 सदस्य हैं। यह ग्रुप पाकिस्तान के नंबर से चल रहा था बाकायदा। दानिश भी पाकिस्तानी ग्रुप का एडमिन था, यानी ग्रुप इसने क्रिएट किया। सदस्य भारत, पाकिस्तान, यमन और इस्लामिक देशों से जुड़े हुए थे। ग्रुप में भारत विरोधी वीडियो शेयर किए जाते थे बाकायदा। कश्मीर में आतंकवाद के समर्थन में बाकायदा पोस्ट किए जाते थे। जनवरी में बने दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप में 10 सदस्य थे। इसमें 8 सदस्य बांग्लादेशी और एक पाकिस्तानी भी था। दोनों ग्रुप के प्रोफाइल पिक्चर भी एक ही थे। तस्वीर में भारत के नक्शे पर पाक का झंडा भी था। ग्रुप का स्लोगन डायरेक्ट जिहाद था। सोचिए, ग्रुप का स्लोगन था जिहाद। पुलिस अब विदेशी फंडिंग की जांच करेगी बाकायदा इस पूरे मामले में। अब जरा पुलिस को सुनिए, उसके बाद वो पूरा व्हाट्सएप चैट मैं आपको दिखाऊंगा। सुनिए जरा पुलिस को। ये ग्रुप 2023 में डायरेक्ट जिहाद नाम का एक स्लोगन दे के रखा हुआ था और इसके जो ग्रुप आइकॉन्स थे दोनों ग्रुप में, उसमें हिंदुस्तान का नक्शा था जिसके ऊपर पाकिस्तान के फ्लैग को चिपकाया गया था। ये बहुत ही कट्टरपंथी ग्रुप है और ये बिल्कुल ही ब्रेन वॉश्ड कैडर है गजवाए हिंद का, और एक आइडियोलॉग है और अपनी विचारधारा से, जो कि एंटी नेशनल देश विरोधी विचारधारा है, उससे अधिक युवाओं के जोड़ने में प्रयासरत था। ये एक स्लीपर सेल माना जा रहा है और जो बाकी सदस्य हैं उनका सत्यापन करके उनकी भी गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। और आइए अब आपको वो चैट मैं दिखाने जा रहा हूं जो चैट बताएगा इनके मंसूबे क्या हिंदुस्तान में रहकर। ये है वो चैट, ये देखिए जरा। इसको अगर फुल स्क्रीन लीजिए अमित शर्मा, फुल स्क्रीन लीजिए और फिर दिखाइए। अब देखिए जरा फुल स्क्रीन, ऊपर देखिए ग्रुप का नाम क्या है, गजवाए हिंद इस ग्रुप का नाम है। और आइए जरा नीचे पढ़िए, इलियास पटेल क्या लिख रहे हैं, कोई फायदा नहीं है एआईएमआईएम को सपोर्ट करने का, यानी ओवैसी की पार्टी को सपोर्ट करने का कोई फायदा नहीं, वो ये लिख रहा है। आगे लिख रहा है अब डायरेक्ट जिहाद करेंगे 9:33 पर। लिख रहा है 2023 में, यानी अगले साल की तैयारी है। 9:33 पर ही लिख रहा है खिलाफत के ऐलान हम इंडियन मुस्लिम करेंगे। अब आप समझिए इनकी साजिश क्या है और इनकी तैयारी क्या है। जिहाद की बातें कर रहे थे और गजवाए हिंद के नाम से ग्रुप बना रखा था जिसका मकसद ही है भारत पर कब्जा। जरा सुनिए एसएसपी क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर। बिहार में जो 2 लोग पकड़ा है वो दस्तावेज इसी प्रकार के हैं कि 2047 तक भारत में इस्लामिक शासन होगा। इस उद्देश्य को लेकर वो लोग काम कर रहे हैं और ये बहुत ही अलार्मिंग है। मैं समझता हूँ सरकार इसके ऊपर कार्रवाई कर रही है, पर समाज को भी समझने की आवश्यकता है। यहाँ की पीएफआई लगातार देश को तोड़ने की बात करती है। मुझे नहीं लगता कि बिहार में पीएफआई और इस्लामिक टेररिज्म का कोई माहौल है। मोस्टली लोग शांतिप्रिय लोग हैं, बिहार में इस तरह का माहौल नहीं है। तो आप सियासतदानों को सुन रहे थे। एसपी का कहना है कि एसएसपी का कहना है इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है जिस पर सबसे ज्यादा शोर हो रहा है चारों तरफ।
हामिद का दोस्त पाकिस्तान का जासूस हामिद अंसारी, देश के पूर्व राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की तस्वीर आप देख रहे हैं। कहा जा रहा है हामिद अंसारी के ताल्लुक पाकिस्तान के एक आईएसआई एजेंट से। हामिद अंसारी के ताल्लुक पाकिस्तान के ये आईएसआई एजेंट, इनका नाम है नुसरत मिर्जा। नुसरत मिर्जा के हामिद अंसारी के दोस्त हैं। आरोप लग रहे हैं हामिद अंसारी पूर्व उपराष्ट्रपति ने नुसरत मिर्जा के साथ खुफिया जानकारी साझा की है, जो जानकारी आईएसआई तक गई है। क्या इन जानकारियों का इस्तेमाल हिंदुस्तान के खिलाफ हुआ, और अगर हुआ है तो हामिद अंसारी को इसका जवाब देना चाहिए। जरा रिपोर्ट देखिए। तार कांग्रेस के पाकिस्तान से जुड़ते हैं, करंट वहीं से आता है। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी फिर विवादों में है। इस बार आरोप बेहद गंभीर है। हामिद अंसारी पर पाकिस्तान के जासूस को भारत बुलाने का आरोप है। पाकिस्तानी पत्रकार ने इस दौरे पर मिली कई जानकारियां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ शेयर की, और आईएसआई ने इस जानकारी का कैसे इस्तेमाल किया, इसका बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है। एक दो बार नहीं, 5 बार अंसारी ने इस पाकिस्तानी पत्रकार को भारत बुलाया और दावा है कि खुफिया जानकारी साझा की गई। अब बीजेपी सवाल पूछ रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ क्यों और किसके इशारे पर किया गया। वैसे हामिद अंसारी ने पाक पत्रकार को न जानने की सफाई दी है, लेकिन अब इस सफाई की भी हवा निकल गई, क्योंकि दावा है कि अंसारी के दफ्तर की तरफ से इस पाकिस्तानी जासूस को बुलाने की सिफारिश की गई थी।